नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त अखिलेश जी, सबसे बड़ी खबर कर्नाटका के एग्जिट पोल हैं। एक के बाद एक कई एग्जिट पोल के नतीजे आने अब शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल बहुत कांटे की टक्कर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखा रहे हैं। लेकिन जेडीएस को भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे, जेडीएस का भी प्रदर्शन उतना बुरा नहीं दिख रहा है। 5 एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं। एक एक करके जरा आपको बताते हैं कि कौन कौन से एग्जिट पोल के क्या क्या नंबर्स हैं, क्या नतीजे अभी तक इस एग्जिट पोल के निकल कर आए हैं। वो बताने से पहले एक वैधानिक चेतावनी भी सुन लीजिए कि ये अक्सर एग्जिट पोल जो है वो गलत भी हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है। इसमें 224 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 81 से 101 सीटें दी गई हैं। वहीं न्यूज नेशन सीजीएस के सर्वे में कांग्रेस को 86 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के सर्वे में 94 से 108, सुवर्णा न्यूज जन की बात 91 से 106 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। वहीं टीवी9 भारतवर्ष पोलस्टैट के सर्वे में 99 से 109 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। बहुमत का आंकड़ा अखिलेश जी 113 है। कोई भी पार्टी, कोई भी सर्वे अभी कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े के ऊपर रखता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अंकित, ये जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये अगर आप एक महीने पहले के ओपिनियन पोल्स के रुझान देखें या उनके जो भविष्यवाणी को देखें, उससे तुलना करें तो थोड़ा सा काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि तस्वीर जो कर्नाटक की बदली है, इस लिहाज से कि तब ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। इनमें से कई सारे बहुमत उनका ये कह रहा था कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। लेकिन एक जो बड़ा अंतर अब देखने में आ रहा है ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में, वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है अधिकांश एग्जिट पोल्स के रुझान में। जी, एक आध ही एग्जिट पोल ऐसा है जो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रहा हो। बाकी सब में यह कहा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, लेकिन फिर भी बीजेपी उससे कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और एक तरह से त्रिशंकु विधानसभा वहां बनने की भविष्यवाणी एग्जिट पोल की ओर से की जा रही है। फिलहाल के जो आंकड़े हैं, आप जानते हैं अंकित, जैसा आपने भी एक हेल्थ वार्निंग दी है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल, दोनों में कई बार अंतर भी होता है। अमिताभ हमारे साथ बैठे हैं। अमिताभ ने एक आंकड़ा भी दिलचस्प शेयर किया था 2018 का, कि जब एग्जिट पोल के क्या रुझान थे और नतीजा क्या आया था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक मोटे तौर पर आपको बता देते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। तो ये हवा किधर है, किसका पलड़ा भारी है, ये रुझान तो कम से कम आपको एग्जिट पोल से मिल जाएगा। फटाफट आपको बता देते हैं बीजेपी को क्या क्या आंकड़े मिल रहे हैं एग्जिट पोल्स में। एबीपी न्यूज सी वोटर में भारतीय जनता पार्टी को 66 से 86, न्यूज नेशन सीजीएस में भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलती दिखाई पड़ रही है, 114 सीटें आती दिखाई पड़ रही हैं। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के सर्वे में 85 से 100 बीजेपी को मिलती दिखाई पड़ रही है। सुवर्णा जन की बात में 94 से 117, टीवी9 भारतवर्ष पोलस्टैट के सर्वे में 88 से 98 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई पड़ रही हैं। पहले अखिलेश जी रिएक्शंस इस पे ले लेते हैं। जेडीएस का अगर एक देखें तो मोटा मोटा हर जो सर्वे है वो 20 से 30 के बीच में ही जेडीएस को रेंज देकर रख रहा है। अमिताभ जी, आपसे ही शुरू करते हैं। इसको किस तरीके से अभी आप एग्जिट पोल्स को देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बात करने के लिए यही आंकड़े हमारे सामने हैं। तो अगर इन आंकड़ों पे जाएं तो इसके हिसाब से कांग्रेस को जितनी उम्मीद थी उससे कम दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई पड़ रही है। देखिए, एग्जिट पोल्स जो हम देख पा रहे हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि अगर 5 पोल्स में से सिर्फ एक पोल कह रहा है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, जो कि बीजेपी को दे रहा है न्यूज नेशन जी, और सारे पोल्स का अगर आप मिड पॉइंट लेंगे, क्योंकि रेंज दिया हुआ है लोअर टू हायर, मिड पॉइंट अगर आप लेंगे तो किसी में भी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। लास्ट 3 आउट ऑफ 4 इलेक्शंस में आज तक किसी को मिली नहीं है। तो क्योंकि बहुत टाइट इलेक्शन है, ये ट्रायंगुलर हो जाता है, जेडीएस का रोल वहां पे रोचक हो जाता है। अब जेडीएस को पिछली बार 37 सीटें थी। जेडीएस नॉर्मली किसी भी एग्जिट पोल में अंडर एस्टिमेट होती है, बीजेपी नॉर्मली किसी भी एग्जिट पोल में थोड़ा ओवर एस्टिमेट हो सकती है जहां वो हार रही होती है, क्योंकि हिमाचल में भी कोई कह नहीं रहा था कि बीजेपी वहां पे हारने वाली है। और यहां पे अगर हम देखें तो जेडीएस का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पे कोई क्षेत्रीय दल नंबर 1 या नंबर 2 पार्टी नहीं है। इसीलिए जेडीएस को वहां पे एक रीजनलिज्म और सब नेशनलिज्म का फायदा मिलता है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र से वहां उसको वोट पड़ता है। तो यहां से तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं। लेकिन बीजेपी अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी कर रही है क्योंकि अगर आप बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड सीटें देखेंगे
तो 85 सीट्स हैं जहां वो पिछले 3 चुनावों में 2 बार या 2 बार से अधिक जीती है। तो उसका एक स्टॉक है सीट्स का जहां वो अच्छा करती है, और कांग्रेस पूरे प्रदेश में फैली हुई है और जेडीएस सिर्फ एक रीजन में। इसीलिए वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी सीटें उनकी हमेशा ही वोट परसेंट कम होता है और वो कांग्रेस से ज्यादा उसकी सीटें आती हैं। कन्वर्जन ज्यादा होता है। मनीषा जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। मनीषा जी, जो बात मैंने कही थी कि ओपिनियन पोल तो 1 महीने पहले के सारे एक तरह से आम राय थी कि कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी, लेकिन एग्जिट पोल जो है एक अलग तस्वीर बता रहे। तो क्या बदला है ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल के बीच? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा जो प्रत्याशित था उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर रही है। उसको मेजॉरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वो अलग बात है, लेकिन भाजपा के लिए जो प्रत्याशित था कि अपर लिमिट आप किसी से भी पूछे तो कहता कि 80 तो बहुत ही एक बेस्ट केस सिनारियो है। तो ये सब अब जो भी आकलन था लोगों का ग्राउंड पे, उन सब से भाजपा का प्रदर्शन कहीं ज्यादा अच्छा है। जहां तक जेडीएस का सवाल है, जेडीएस ने, अब कई लोग कहते थे कि भाजपा इसलिए अच्छा करेगी कि जेडीएस शायद अच्छा ना करे, या कांग्रेस इसलिए अच्छा करेगी कि वो कालिगा नेता डी शिव कुमार आ गए, डी के शिव कुमार, और वो कालिगा जो है उधर वो हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जेडीएस है वो अपनी जमीन को पकड़ के और बनाए रखी है। तो मुझे ये सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि उसके नंबर्स और मार्जिन्स कम है। तो जेडीएस के फिगर्स जो हैं वो शायद इससे थोड़े बेहतर हों, और थोड़ा भी बेहतर अगर जेडीएस करती है तो देवगौड़ा का एक इंटरव्यू था चुनाव के समय जो आया था कि वी आर नॉट किंग मेकर्स, वी विल इमर्ज किंग्स। और देवगौड़ा के लिए ये आखिरी चुनाव 90 साल वो बिल्कुल एक लंबी जिंदगी और अच्छी जिंदगी जी करके राजनीतिक मैच्योरिटी के साथ, और इस बार प्रबल रूप से यदि भाजपा के बिल्कुल कट्टर विरोध में कोई जमीन पे उतरा हुआ था तो वो देवगौड़ा और उनका पूरा का पूरा परिवार एक होकर के, जहां आप देखिए हासन के भी सीट पर जहां लड़ाई हुई वहां रेवन्ना की पत्नी भवानी वो चुपचाप विड्रॉ कर गई, और हासन का जो पूरा कैंपेन था उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में टिकट ना मिलने पर भी वो आगे उन्होंने मुहिम बढ़ाई। बिल्कुल। तो पूरा परिवार उनके पीछे एकत्रित, और जेडीएस शायद इससे ज्यादा अच्छा। जब भी आप कि कुमारस्वामी का मैंने एक इंटरव्यू किया था अखिलेश जी कैंपेन ट्रेल पर, तो भी वो कह रहे थे कि जब ये उन पर सवाल उठता है कि आप तो परिवार की पार्टी है, तो कह रहे हैं पूरा वोकलिंग का जो समाज है वो हमारा परिवार है, इस वजह से हम परिवार की पार्टी है। इस वक्त हमारे साथ राजीव जेटली साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अलकलामा कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। श्वेता यादव प्रवक्ता है जेडीएस की। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। अलका जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका के चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बार जो कैंपेन है कांग्रेस का, बहुत कोशिश की गई इसको हाइपर लोकल रखा जाए। कई बार अंत में आके कहा गया कि कांग्रेस ने शायद कुछ गलतियां कर दी और इस वजह से प्रधानमंत्री को एक नेशनलिस्टिक पोलराइजिंग कार्ड खेलने का मौका भी इसमें मिल गया। अभी के जो आंकड़े हैं, और हम इन्हीं पर सीमित रहते हैं क्योंकि 13 तारीख को जो होगा वो स्थिति सामने आई जाएगी, अभी के आंकड़ों के हिसाब से कम कांग्रेस को इतना अच्छा प्रदर्शन होता नहीं दिख रहा है जितना कांग्रेस को उम्मीद होगी। देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं 1 महीना कर्नाटक की धरती पर थी और मैं 8 तारीख को ही वापस आई हूं। मैं आपको फिर विश्वास से कह रही हूं, हमारा अपना अंदर का जो आंकलन और सर्वे है, काफी हद तक मैं इस बात पे आज भी भरोसा कर रही हूं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपसे सहमत हूं, बहुत चीजें चुनाव में होती हैं, कहीं पर हम लोग प्लस चले जाते हैं, फिर माइनस जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे हमारा जो एजेंडा था, हमने तय कर लिया था कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी आपको घेरने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिकता के मुद्दे लाए जाएंगे कि गुजरात में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, रिजर्वेशन का इशू, बाटला पीएफआई का इशू, उसके बाद आपका यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात हो, सीएनआरसी की बात हो, बहुत सारे बजरंग बली तक का पूरा। लेकिन हमें यह कहा गया, जिसपे हम अडिग रहे, कि हम 40% कमीशन खोर बोमई भ्रष्ट सरकार पर अटैक अपना लगातार रखेंगे, हम अपनी 5 गारंटी पे ही रहेंगे, भाजपा हमें रेल करने की कोशिश करेगी, हमें नहीं होना है, और हमने वही किया। और हमारा जब इलेक्शन अभी अनाउंस भी नहीं हुआ था, सबसे पहली लिस्ट का हमारा जारी हो जाना, निर्विवादित लिस्ट का जारी हो जाना और हमारे कैंपेन में आगे उतर जाना, ये हमारे प्लस पॉइंट रहे। और अगर आप देखेंगे जो हमारा कर्नाटका हैदराबाद है, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं गुलबर्गा से, आप देखेंगे भाजपा को वहां पर 9 से 10 सीटों का सीधा नुकसान हो रहा है, और वो सीट पर हम लोग जो है बढ़त बना रहे हैं। यही शिमोगा में भी आप देखेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा जो है हिजाब विवाद को इन्होंने उठाया, क्योंकि ये चाह रहे थे ध्रुवीकरण हो कहीं ना कहीं, और हम भी थोड़े चिंतित थे कि क्या प्रधानमंत्री जी के आने के बाद
जिस तरीके से हनुमान चालीसा और आज केरला फाइल पे भी कल सबको भेज दिया गया कि आज वोट है तो कल जाके फिल्म देखिए और ये माहौल बनाइए। हमें था कि शायद ये स्विफ्ट होगा, लेकिन मुझे खुशी है और इस बात पे मैं गर्व करती हूं इंतजार भी कर लेंगे लोगों ने। 13 मई का जब रिजल्ट आएगी, क्योंकि तो एग्जिट पोल के ही रुझान आए। राजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया, ये जो रुझान अभी तक आए हैं, केवल एक ही एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना सकती है, एक कह रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, लेकिन बाकी सब जो है त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, आपने ओपिनियन पोल भी करे थे, आपको याद होगा ओपिनियन पोल के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था, और आज एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग कांग्रेस के बराबर दिखाया जा रहा है, और पहले हमें काफ़ी नीचे दिखाया जा रहा था। परिणाम आएंगे, जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो ये फिगर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी, और मैंने देखा सुबह से वहाँ की जनता को जिस तरीके के फीडबैक विभिन्न चैनलों के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम डेवलपमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी डेवलपमेंट में बाधा पड़ जाए। और कई बार तो आपने टीवी चैनल्स के ऊपर ही लोगों को ये बोलते हुए सुना कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ लेकर के आना चाहते हैं। अगर इस तरीके के वर्जन्स चैनल के ऊपर लोगों के आ रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि जो ओपिनियन पोल के बाद एग्जिट पोल की फिगर बदली है तो एग्जैक्ट पोल की फिगर कहां जाने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। रही बात दूसरी करप्शन की, आप ये देखिए कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट उठा करके देखिए, उस लिस्ट में जब आप नाम पढ़ने शुरू करेंगे जो स्टार प्रचारक हैं, जो स्टार कैंपेनर हैं, तो उन्हीं के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। उसके बावजूद वो यहाँ कर वो करप्शन की बात कर रहे थे। खैर, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, क्योंकि वो बेल पर बाहर है, लेकिन ये अधिकार उनके पास है, राजनीति के अंदर है, राजनीति के अंदर वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। आज आप विश्वास कीजिए, यही एग्जैक्ट पोल में जब तब्दील होंगे तो वही रेशियो होगा जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का आ रहा है। जो ओपिनियन पोल में जो रेशियो दिखाया जा रहा था बीजेपी कांग्रेस का, और जो आज दिखाया जा रहा है, वही रेशियो बढ़ता हुआ आपको एग्जैक्ट पोल में नजर आएगा। मोटा अगर अभी देखें अखिलेश जी, तो 6 ओपिनियन पोल्स आए जिसमें 2 में कहीं ना कहीं अपर लिमिट में बीजेपी को मेजोरिटी दिख रही है, अपर लिमिट में 2 में अपर लिमिट में कांग्रेस को मेजोरिटी दिखाई पड़ रही है, और 2 में बहुत क्लोज हेड टू हेड बिल्कुल फाइट दिखाई पड़ रही है। लेकिन श्वेता यादव जी, सारे एग्जिट पोल इस बात से एग्री करते हैं कि कम से कम जो लोगों को लग रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ जेडीएस होने वाला है, वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। 20 से ऊपर और 30 के आसपास अभी भी आपके पास सीटें दिखाई पड़ रही हैं। तो जो पूरे शुरुआत से बात हो रही थी कि किंग मेकर या किंग बनेंगे, वो स्थिति अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो कुमारस्वामी जी के लिए, जेडीएस के लिए वो स्थिति बिल्कुल अभी बनी दिखाई पड़ रही है। नहीं, मैं इस सर्वे से आधा सहमत हूँ, आधा 50-50 हूँ, क्योंकि अभी जो पहले नंबर्स दिखाए जा रहे थे वो तो 12-13 ऐसे दिखा रहे थे। तो इस सर्वे को हम कंसिडर करेंगे तो बेहतर प्रदर्शन है। तो लेकिन हम 50% मैं इस सर्वे को नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है। क्योंकि जनता इधर पूरा जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ना, उसमें साफ नजर आ रहा है किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। कर्नाटका में जो भी नाटक था जो बीजेपी का और कांग्रेस वालों का, तो यहाँ पे आज खत्म हो जाएगी और 13 को देखने को मिलेगा किसका पिक्चर चलने वाली है 13 को। लेकिन अमिताभ जी, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। जेडीएस चाहे उससे चुनाव से पहले दावे कुछ भी करते रहे हो, पर उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही था कि 30 सीट आ जाएं, त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे श्वेता जी कह रही हैं 50-50 हैं, तो उसके बाद भी वो देखेंगे 50-50, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई है और कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई है। देखिए, जो पार्टी 30-40 सीटें जीत करके 2 बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ले सकती है, तो उसके लिए इससे बेटर सिचुएशन तो कोई है नहीं, क्योंकि जेडीएस का इन्फ्लुएंस ही नहीं है 75 या 90 सीट्स के ऊपर। तो 113 तो उसमें से वो जीत नहीं सकते, इट इज अ मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी। तो उसके लिए तो जिसको हिंदी में कहेंगे बल्ले बल्ले है। अगर हंग असेंबली सिचुएशन हो जाए तो एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, दोनों ने उसको सीएम बना रखा है, तो उनकी डिमांड तो बढ़ जाने वाली है अगर हंग असेंबली हो जाएगी। बिल्कुल। मनीषा जी, आपका आकलन जेडीएस के बारे में, क्योंकि आपने कहा, लेकिन फिर भी अगर जेडीएस अच्छा करती है तो ये किसके कीमत पर करेगी? क्या कांग्रेस को इससे नुकसान हुआ है या बीजेपी को इससे नुकसान हुआ है? क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो चाहती है कि जो ओल्ड मैसूर का इलाका है वहां पर वो कलिंगा वोटों को अपने साथ लेकर के आए, और दूसरा जो ध्रुवीकरण की बात जहां तक हुई थी, बजरंग दल वाली बात, उसमें भी ये दलील दी गई थी कि ठीक है, अगर कुछ इलाकों में हिंदुओं का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, तो लेकिन फिर भी ओल्ड मैसूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है वो कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं जेडीएस को छोड़ के। देखिए, बड़ा ये आपका एक
बहुत नीट पिक्चर में आप उस पूरे इलाके को देखना चाह रहे हैं। वो इलाका बड़ा एक कठिन इलाका है समझने के लिए भी, और ये वोट जो जेडीएस लेके आ रही है ये उसके अपने वोट हैं और रहे हैं। अच्छा, वहां बहुत सारे मॉडल्स, ओबीसी मॉडल पॉलिटिक्स का सिद्धरमैया ने कर लिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स भी करके वो देवगौड़ा को छका नहीं सके, क्योंकि देवगौड़ा एक वोकालिगा डोमिनेंस और उसके अलावा मुसलमान और दलित के साथ लेकर वो जनाधार लेकर के वो अपनी राजनीति वहां करते रहे। तो वहां सिद्धरमैया का भी जो एक अलबेला मॉडल था उसके चलते मैसिव रिएक्शन हुआ। तो 2018 में भी जो जनमत संग्रह हुआ जेडीएस की तरफ, वो बिल्कुल जेडीएस के अपने मत थे। और इस बार बीजेपी, तो बीजेपी का ओपन सीक्रेट क्या है, बीजेपी के पास मैसूरू में तो एमएलएज है नहीं। अब हासन जिले में आप ले लीजिए एक प्रीतम गौड़ा, और वहां पूरी की पूरी पार्टी ने खुद देवगौड़ा की स्वयं की बहू भवानी को बैठाने में परिवार का हर धड़ा लग गया कि नहीं पार्टी पहले। तो यहां तो मैंने देख लिया कि परिवारवाद के बदले एक एक सीट पे उन्होंने अपनी इज्जत जो है वो लगा दी, और उनकी भी एक तरह से कैंपेनिंग, जिसको कि हमने प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग या राहुल गांधी की कैंपेनिंग इन सबको तो टीवी पे बड़ा देखा, लेकिन उनकी जो पंच यात्रा थी वो हमने देखा नहीं। तो कुमारस्वामी की भी रैलीज काफी क्राउड्स ड्रॉ कर रही थी, लोन वेवर का स्कीम था, उसके अलावा रेवन्ना जो थे वो काफी प्रबल तरीके से हिंदुत्व के जो काम थे बीजेपी की जमीन पे उसको वो अपोज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी लेके, जनाधार लेके और कोalition ऑफ वोट्स, कास्ट कोalition बना करके चलने वाली पॉलिटिक्स इस इलाके में जेडीएस ने कर रखी है, बिल्कुल, और अपनी जमीन बरकरार रखी है। एक चीज जो मुझे याद आ रही है अंकित, वो ये कि जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और जब सपोर्ट विड्रॉ हुआ था, तो जो पार्लियामेंट में उनका भाषण था वो सुना था, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं फिनिक्स की तरह उठ खड़ा होऊंगा। ये बात उनकी बड़ी मशहूर हुई थी। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में तो वो ज्यादा कुछ उसके बाद कर नहीं पाए, लेकिन कर्नाटक में जो उनका जनाधार था वो इतना मजबूत रहा कि वो आज भी आप देखिए कि हम उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार जेडीएस के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। कई बड़े नेता चुनाव से पहले निकलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए, कुछ बीजेपी में भी गए। साथ ही साथ ये बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों नेशनल पार्टीज के नैरेटिव के बीच में खड़ा रहना, सबके पास कई सारे नेता हैं जो कैंपेनिंग करते हैं। वहां पे कुमारस्वामी अकेले, मैं उनसे जब कैंपेन ट्रेल मिला था वो कह रहे थे मेरी 8 रैली लगी हुई है आज, तो मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल रुकने का भी। तो इससे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जेडीएस के लिए था, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके भविष्य के लिए। और कम से कम ये नंबर बताते हैं कि अभी तो भविष्य को लेकर इतना खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे आंकड़ों पर। एक दो और आंकड़े आने वाले हैं, उन पर भी बात करेंगे, किस तरीके से कर्नाटक सजा दिखाई पड़ रहा है। तो अधिकांश एग्जिट पोल के रुझान अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ जो है वो बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं कर्नाटक में, तो कहीं वहीं कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश की आमरा यही है कि शायद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें 13 मई तक इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के राजीव जेटली जी भी। जेटली जी, आपसे पूछना चाहेंगे इसी बात को लेकर के कि ये आरोप आपके ऊपर लगाया गया, आपकी पार्टी के ऊपर, कि आपने ध्रुवीकरण का प्रयास किया, लेकिन जो रुझान अभी तक आ रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, एक दो को छोड़ के, कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा हो। तो क्या यह माना जाए कि जो ध्रुवीकरण के प्रयास हुए वो सफल नहीं हो पाए? सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, देखिए हमने 2-3 प्रयास किए। मुझे जी अभी आ रहे हैं, बस आपके अभी पास आ रहे हैं राजीव जी। आपके पास। हाँ। सर एक ही सेकंड, मेरे को 30 सेकंड्स चाहिए बस, मैं कुछ मैम नहीं। भी कम फिर टू यू। आप दूसरे- एक-एक अभी करके सवाल सबके पूछा है साथ राजीव जी से, राजीव जी सवाल पूछा है, पहले उन्हें जवाब देने दीजिए। यस सर। हाँ, क्योंकि आपने ध्रुवीकरण की बात कही। अगर हम किसी को धार्मिक सुरक्षा देते हैं तो उसे ध्रुवीकरण नहीं कहा जा सकता। यूसीसी की बात अभी आपने देखा, कांग्रेस की प्रवक्ता उठा रही थी, अगर एक बच्चा ऐसा जिसे गोद ले लिया जाए और वो मुसलमान हो, और अगर दूसरा बच्चा पैदा हो जाए तो गोद लिए बच्चे के सारे अधिकार छीन लिए जाए, क्या ऐसे ध्रुवीकरण कहेंगे? अगर यूसीसी के अंदर भी अधिकार उनको दे रहे हैं, अगर उन महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, तो क्या ऐसे ध्रुवीकरण कहा जाएगा? देखिए, हमने सामाजिक सुरक्षा की बात करी, हमने आतंकवाद के ऊपर जब चर्चा करते तो प्रियंका वाड्रा जी की स्टेटमेंट आई कि आतंकवाद के ऊपर चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसका बेनिफिट उठाएगी।
मतलब आतंकवाद के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कर सकती है, महिलाओं के अधिकारों पर नहीं कर सकती है, वो बच्चा जिसके अधिकार छीने जा सकते हैं उस पर नहीं कर सकती है, डेवलपमेंट पे हम इशू, डेवलपमेंट के मुद्दों पे हम चर्चा ना करें। अरे चर्चा करें तो किस पे करें फिर? हमने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कर्नाटका की जनता के अंदर, और कर्नाटका की जनता को एहसास दिलाया कि जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो इसी गति से आगे चलेंगे। बावजूद उसके आपकी धार्मिक सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त प्रदेश भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन बातों से भी अगर किसी राजनीतिक पार्टी को तकलीफ होती है, उसे ध्रुवीकरण का नाम देती है, तो मुझे लगता है ऐसी राजनीतिक पार्टी को तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। हम फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ कर्नाटका के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर्नाटका की जनता है, इसका एहसास हमें जमीन पर हुआ है। मैं एग्जिट और एग्जैक्ट पोल और ओपिनियन पोल में अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं मानता हूं विभिन्न कंपनियों के एग्जिट और एग्जिट पोल आपने दिखाए हैं, ठीक है, और कितनी वेरिएशन कई जो सर्वे हैं उनके अंदर दिखाई जा रही है, तो वो वेरिएशन अपने आप पे दर्शा रहे हैं कि शायद कोई इसमें अभी ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही जिस तरीके के फिगर दिखाए जा रहे हैं। तो ये किसी तरफ भी, ये संभावना किसी तरफ भी काम कर सकती है और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अभी तो कम से कम इन्हीं आंकड़ों पर बातचीत हो सकती है। अलका जी, कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर से कहा जा रहा था जैसे अगर बीजेपी वापस आती है तो वो इतिहास बनाती है, कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस के पास कोई तरीका है सरकार बनाने का तो वो फुल मेजॉरिटी का है। अभी जो नंबर्स कम से कम दिखाई पड़ रहे हैं उसमें अपर लिमिट सिर्फ 3 एग्जिट पोल की ऐसी है जो आपको फुल मेजॉरिटी दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय तो होगा। अंकित जी, आप इस बात को स्वीकारेंगे कि केंद्र में कांग्रेस नहीं भाजपा है, कर्नाटका में कांग्रेस नहीं भाजपा है। डबल इंजन की सरकार को पूरी, हमारी कहीं सरकार नहीं है, चुनौती सीधे मिल रही है। 7 आपके सर्वे में देख रही हूं और 7 सर्वों में 3 सर्वे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत बना रहे, 2 सर्वे इसमें से भाजपा को बहुमत दिखा रहे हैं, और उसमें से बाकी जो 2 हैं वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं बीजेपी के मुकाबले। मैं फिर भी आप कह रही हूं एक तरफ डबल इंजन है और एक तरफ बिना इंजन के हम लोगों ने सिर्फ लोगों के दम पर, लोगों के मुद्दों पर हम चुनाव लड़े, और मैं कहती हूं चुनाव आयोग ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे ऐसे बयान देश के गृह मंत्री के खिलाफ हम लोगों ने पुलिस में जाकर चुनाव आयोग को सबूत दिए, पैसे बांटते हुए, चांदी के लैंप 900 बांटते हुए, इनके विधायकों के घर से पैसे मिलते हैं, गाड़ियों से आज पैसे मिले, ईवीएम मिली है जो आप चुनाव आयोग को देना होगा, है ना, कि क्यों कार्रवाई नहीं की। तो इनके साथ डबल इंजन की सरकार थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे इनके साथ, वो सिर्फ भाजपा के नेता नहीं थे। जिस तरह से पूरी ताकत केंद्र ने झोंकी थी, हमें खुशी है, गर्व है कि कर्नाटक के लोगों के दम पर हम लोग अभी भी भाजपा को मुकाबला ही नहीं दे रहे, टक्कर ही नहीं दे रहे, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए भाजपा मुक्त दक्षिण भारत करने जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच हुआ, लेकिन भाजपा मुक्त दक्षिण भारत होने जा रहा है कर्नाटक की हार के साथ। ये सर, मैं कुछ कहना चाहती थी, वो जरूरी बात है। मैं सब पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारी कर्नाटका का प्राइड है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है सन्मान्य श्री HD देवे गौड़ा जी, उनका नाम सही तरीके से लिया जाए। बस ये देवे गौड़ा जी है, ये नहीं है उनका नाम है HD देवे गौड़ा जी, तो वो सही तरीके से लिया जाए। बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम मोदी के नाम हो या राहुल जी का नाम हो तो कुछ अलग तरीके से लिया जाए तो गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ कोई भी बड़े सामान्य नेता सम्मान से लेने रुझान आ रहे हैं। श्वेता जी, अगर ये वाकई एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए तो फिर तो देवेगौड़ा जी के पीछे कांग्रेस, बीजेपी सब जाएंगे ही, वो तो फिर। तो हम लगातार एग्जिट पोल जो कर्नाटक के आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अंकित भी हैं। अंकित, आपने एक लंबा समय बिताया है कर्नाटक में, आपने काफ़ी जगहों पर जाके बात भी की है लोगों से। आपका अपना आकलन क्या है? आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं क्या वो एग्जिट पोल में तब्दील हो पाएंगे? अखिलेश जी, इसका ट्रेंड अगर देखें एग्जिट पोल्स का तो मोटा मोटा जैसे हम देख रहे हैं कांग्रेस को एज जरूर दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो लग रहा था कि बिल्कुल बुरी हालत में है, 70 सीट आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, वो शायद आखिरी 10 दिनों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री की कैंपेन और उन सब चीजों के बाद थोड़ी कवर जरूर की है। तो बीजेपी का प्रदर्शन उतना खराब नहीं दिख रहा। दूसरा, जो कई लोग मान के चल रहे थे कि जेडीएस पूरा कोलैप्स हो सकता है और उसकी वजह से कांग्रेस को एक बहुत भारी बढ़त मिल सकती है, वो भी कम से कम अभी तक इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिखाई पड़ नहीं रही है। तो मुझे अभी भी, अगर पर्सनली इफ आई पुट माई नेक ऑन द लाइन अगर कहा जाए, तो मुझे अभी भी लगता है कि एज कांग्रेस को रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी मार्क भी कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ये कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं
इससे रुझान साफ है, कांग्रेस लीड में है, पर क्या वो हाफ वे मार्क क्रॉस कर पाएगी, इसके ऊपर अभी सवाल निशान लगा हुआ है। बिल्कुल अंकित, और अभी कुछ 2 या 3 जो चैनल से उनके एग्जिट पोल के रुझान अभी आने बाकी है। जैसे ही वो आते हैं हम उनको भी जोड़ करके बताएं कि फिलहाल बोमई पत्रकारों से बात करें, आइए सुन लेते हैं। So the Congress is making allegations that near Dandeli already buses have come and they are approaching their MLA, sir, BJP MLA candidates. This is all their figment of imagination. Thank you. Now ये नहीं कन्नड़ में भी आता है। एग्जिट पोल मॉरिशस के वित्त मामलों के मंत्री मोहन कुमार सीरतन ने आरोपों जो अडानी ग्रुप पर आरोप लगे हैं उसको लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बयान देते हुए कहा कि मॉरिशस में जो ये कंपनी है, शेल कंपनीज के होने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। मॉरिशस में शेल कंपनियों की इजाजत नहीं है। सारी ग्लोबल कंपनीज को यहां के कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है। यहां किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। हमने तमाम कंपनियों की रिपोर्ट मांगी है और हम संतुष्ट हैं कि वो कानूनों के तहत अपने कार्य को कर रही हैं। हिंडनबर्ग ने करीब 3 महीने पहले आरोप लगाया था कि अडानी समूह मॉरिशस के कानून का पालन नहीं कर रहा और शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है। मॉरिशस के मंत्री का बयान बिल्कुल साफ है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो मॉरिशस के कानून से के तहत काम ना कर रही हो। अभी के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।